नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगेश कुमार अग्रवाल, संचालक उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश से आपका इस प्रस्तुतिकरण में हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्थान के एक विशेष प्रोजेक्ट ज्ञानमेघ के अंतर्गत ये जो एक प्रस्तुतिकरण आज दिया जा रहा है, यह बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स बीजेटी के ऊपर आधारित है, जो संस्थान के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए जो बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स स्किल एनहांसमेंट कोर्स या वोकेशनल कोर्स 2 का जो एक पेपर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स, इसके ऊपर आधारित है। सो आई होप यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय दिस प्रेजेंटेशन। आज के इस प्रस्तुतिकरण में जो हम चीजें पढ़ेंगे उनमें लर्निंग आउटकम्स, लिंक्स टू प्रीवियस टॉपिक्स, इसके बाद बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के बारे में सारे डिटेल्स हम देखेंगे और साथ ही फिर हम अंत में देखेंगे लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग्स, मतलब आगे अगर कुछ और पढ़ना हो तो उसके रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी हम लोग इस प्रस्तुतिकरण के अंत में ट्राई करेंगे। सो आई होप वी आर रियली गोइंग टू एंजॉय दिस प्रेजेंटेशन। अब हम समझते हैं कि हमारा ये जो प्रस्तुतिकरण है, इसको देखने के हमारे आउटकम्स क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रस्तुतिकरण को देखने के पश्चात हम ट्रांजिस्टर की बनावट कैसे होती है, उसके सिंबल्स कैसे होते हैं, वो समझ पाएंगे। हम इसके डिफरेंट सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके जो डिफरेंट करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स हम देखेंगे आगे चल के, अल्फा बीटा गामा, उनको कैसे डिफाइन करना है, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, वो भी हम समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। साथ ही साथ इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम समझेंगे और साथ ही जो ट्रांजिस्टर के डिफरेंट कंसेप्ट्स को हम पढ़ेंगे इस प्रस्तुतिकरण के अंदर, उसको हम इसके न्यूमेरिकल्स में किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे, उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस प्रस्तुतिकरण को देखने के लिए अगर हम इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो हमको जो हमने पहले पढ़ा है उसमें से ऐसे कौन-कौन से विषय हैं जिनके संदर्भ हमें पता होने चाहिए, जिससे हमको समझने में आसानी होगी। तो जो मुख्य संदर्भ है उसमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए और उसकी समझ भी हमको होना आवश्यक है। पीएन जंक्शन क्या है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है और मेजॉरिटी तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इनके बारे में अगर हमको पता होगा तो हम आज के इस विषय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए तो हम ट्रांजिस्टर के बेसिक्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है, इट इज़ अ 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा है। यहाँ पे 3 हमारे पास टर्मिनल्स हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, और 2 हमारे पास जंक्शंस हैं, दैट यू कैन सी जंक्शन 1 एंड जंक्शन 2। एंड दिस डिवाइस वाज इन्वेंटेड बाय बार्डीन, ब्रेटन एंड शॉकले, 3 साइंटिस्ट ने मिलके इसको बनाया था 1948 में। और इस ट्रांजिस्टर इफेक्ट के लिए साइंटिस्ट को 1956 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ट्रांजिस्टर नाम एक्चुअली कहाँ से आता है, तो डियर व्यूअर्स आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दो जंक्शन है हमारे पास, जंक्शन 1, जंक्शन 2। नॉर्मली ऐसा लगता है कि ये दोनों जंक्शंस का रेजिस्टेंस इक्वल होगा, लेकिन जब अपन सर्किट में लगाते हैं ट्रांजिस्टर को, तो इनपुट जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस किया जाता है, जिससे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और आउटपुट जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस रखना होता है, जिससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो दोनों जंक्शंस का रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होता, बल्कि हम एक तरह से ये कहते हैं कि इनपुट जंक्शन से रेजिस्टेंस निकल के इसका ट्रांसफर हो गया है आउटपुट जंक्शन में, इसलिए इनपुट का कम और आउटपुट का ज्यादा। एंड दैट्स व्हाई दिस वर्ड कम्स, ट्रांजिस्टर मींस ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, एंड इट इज अ बाइपोलर डिवाइस। मतलब यह है कि इसमें चूंकि एनपीएन है, मतलब एन टाइप भी है और पी टाइप भी है, या दूसरा पीएनपी है तो उसमें भी पी टाइप है और एन टाइप है। तो क्योंकि दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो इनमें धारा का प्रवाह दोनों डिवाइसेस के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बाइपोलर, दोनों पोलैरिटी के चार्ज कैरियर्स इसमें होते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की है, वो ये है कि इट इज ए करंट ऑपरेटेड डिवाइस। मतलब इसमें जो आउटपुट करंट हमको मिलती है, वो इनपुट करंट के कंट्रोल के कारण मिलती है। तो इट इज ए करंट ऑपरेटेड या करंट कंट्रोल डिवाइस, ये चीज हमको ध्यान रखना आवश्यक है। आइए तो अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर्स के कंस्ट्रक्शन और उनके सिंबल्स के बारे में। तो अभी आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको दो तरह के ट्रांजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। एक जो लेफ्ट वाला जो सर जो हमारा
डिवाइस है उसमें NPN हमने सेमीकंडक्टर्स यूज किए हैं, मतलब 3 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक एन टाइप सेमीकंडक्टर का है जिसको एमीटर कहा गया है। दूसरा जो पतला वाला ब्लॉक है, सबसे पतला जो ब्लॉक है वो पी टाइप का है जिसको कि बेस कहा गया है। और जो तीसरा सबसे चौड़ा ब्लॉक है जिसको कि जो एन टाइप का है और जिससे कि कलेक्टर कहा गया है। जबकि आप ये जो राइट साइड वाला सिंबल है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे PNP है, लेकिन नाम वही है, एमीटर बेस कलेक्टर। और अगर अपन इनके सिंबल्स के बारे में देखें, सो डियर व्यूअर्स, आपको ये समझ में आएगा कि जो सिंबल्स में अंतर है, देखिए बेसिकली देखा जाए तो सिंबल्स एक जैसे लग रहे हैं, पर जो बेसिक अंतर है वो क्या है? अंतर है कि जो एमीटर टर्मिनल होता है, यहाँ पे हम हमेशा एरो शो करते हैं, और एरो जो होता है वो एमीटर से अंदर आने वाली या एमीटर से बाहर जाने वाली करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में करंट हमेशा पी टाइप से एन टाइप की तरफ फ्लो होती है। तो आप देखिए एनपीएन में अगर हम देखें कि जो हमारा बेस है वो पी टाइप का है और एमीटर एन टाइप का है, तो करंट बेस से एमीटर की तरफ आएगी, मतलब पी से एन की तरफ। इसलिए एरो अगर बाहर की तरफ लगा दिया तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। जबकि इधर आप देखें ये जो दूसरा हमारे पास जो डिवाइस है, दूसरा जो हमारे पास सिंबल है, इसमें आप देखें कि इसमें भी करंट पी से एन की तरफ ही जा रही है, लेकिन चूंकि पी हमारा एमीटर है और एन हमारा बेस है, तो करंट हमारी फिर एमीटर से बेस की तरफ जा रही है। तो सिंबल में अंतर यह है कि एरो जो है, एरो जो होता है वो हमेशा एमीटर पे लगता है। तो एरो जो है वो जो डायरेक्शन दे रहा है वो डिसाइड करता है कि ये हमारा एनपीएन है या पीएनपी है। तो अगर एमीटर पे एरो बाहर की तरफ है, डिवाइस से बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो एनपीएन होगा, और डिवाइस के अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो वो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट विच फ्लोज फ्रॉम पी टू एन। और हम ये समझ चुके हैं पिछली डिस्कशन में कि जो ट्रांजिस्टर वर्ड आता है, this comes from transfer of resistance from इनपुट जंक्शन टू दी आउटपुट जंक्शन। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो दो जंक्शंस हैं, उन दोनों जंक्शंस पे आगे चल के रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, इट विल बी अनइक्वल। Now let us talk about the circuit basics of bijunction transistors. So we know that there is a symbol of NPN transistor here, you can see on the screen. And as I was just telling you that BJT is a two junction, three terminal bipolar device. So dear viewers, the possible circuit configurations for transistors are like this. There are three possible configuration. One is called common base configuration, the other is called common emitter configuration, and the third one is common collector configuration. So these three configurations are there जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ सकते हैं। And we must remember one thing, as we were telling right from the beginning, that BJTs will be having two junctions. That's why they are called bijunction bipolar devices. Okay, तो यहाँ पे जो इनपुट जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होती है और आउटपुट जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होती है। Now why do we call them bipolar? So dear viewers, you know that P type semiconductor जो होता है, मतलब P word comes from positive, ठीक है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में होते हैं वो कौन से होते हैं? होल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं। जबकि एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप जो सेमीकंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। लेकिन जब बीजेटी को सर्किट में जोड़ा जाता है, तो जो टोटल करंट फ्लो होता है उसमें ये दोनों चार्ज कैरियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। तो चूंकि दोनों चार्ज कैरियर्स के कारण, दोनों पोलैरिटीज के कारण करंट बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बाइपोलर डिवाइस। वेल, अब हम बीजेटी के सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि बीजेटी की जो खास बात है वो ये है कि इट इज़ अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। लेकिन अगर इसको सर्किट में जोड़ना हो तो हमको दो टर्मिनल इनपुट में चाहिए, दो टर्मिनल आउटपुट में चाहिए। अब चार टर्मिनल तो है नहीं, इट इज़ अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। तो इसका तरीका यही एक हो सकता है कि इन तीनों में से किसी एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन कर दिया जाए। तो उसका एक पहला तरीका हो सकता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बेस को कॉमन कर दिया जाए, बेस को इनपुट में भी ले लिया जाए, बेस को आउटपुट में भी ले लिया जाए। तो यहाँ जैसे आप स्क्रीन पे ये फिगर नंबर 1 देख रहे हैं,
तो इसमें आप देखिए कि बेस को कॉमन कर लिया है, तो इनपुट जो है वो एमीटर और बेस के बीच में लग रहा है और आउटपुट जो है हमारा कलेक्टर और बेस के बीच में लग रहा है। जबकि दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम एमीटर को कॉमन कर लें, एमीटर को इनपुट साइड में भी हम कनेक्ट कर दें और आउटपुट में भी कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पे ये सर्किट नंबर 2 हो जाएगा। और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन, हमारा जो तीसरा टर्मिनल है कलेक्टर, उसको हम कॉमन कर दें, मतलब हम कलेक्टर को इनपुट में भी जोड़ें और कलेक्टर को आउटपुट में भी जोड़ें। तो ये 3 तरीके रहते हैं, क्योंकि 3 टर्मिनल हमारे पास हैं, तो तीनों को कॉमन करके हम 3 तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सर्किट में ट्रांजिस्टर को जोड़ सकते हैं। तो जैसा अभी हमने पहले समझा कि ट्रांजिस्टर को सर्किट में लगाने के 3 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस थे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो देखिए अब हम ये देखते हैं कि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है इसका सर्किट कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका स्क्रीन पे जो आपको ये दिख रहा है ट्रांजिस्टर का सर्किट, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सर्किट है आपका, इसमें आप देखेंगे कि बेस को अपन ने कॉमन रखा है, मतलब बेस हमारा इनपुट साइड में भी है और बेस हमारा आउटपुट साइड में भी है। तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो हमने एमीटर और बेस के बीच में लगाया है, आउटपुट वोल्टेज हमने कलेक्टर और बेस के बीच में लगाया है, और बेस हमारा कॉमन हो जाता है। इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें डियर व्यूअर्स, तो आपको ये पता चलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो 3 रीजन्स हमको दिखाई देते हैं, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में नापा जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज VCB, और जो आउटपुट करंट है दैट इज IC। तो आप यहाँ देखेंगे कि VCB और IC के बीच का जो ग्राफ है वो ग्राफ अलग अलग एमीटर इनपुट करंट के लिए है, और उसमें जो नेचर है वो ये है कि पहले VCB बढ़ाने से IC बढ़ता है और उसके बाद आगे चल के वो पूरा कांस्टेंट हो जाता है, लीनियर रीजन में आ जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको ग्राफ में 3 रीजन्स मिलते हैं। जब इनपुट करंट बिल्कुल जीरो है तो उसका जो हमको आउटपुट ग्राफ मिलेगा उसमें, और जो बेस लाइन है उसके बीच का रीजन कट ऑफ रीजन है। तो जैसे नाम से समझ में आता है कि इट इज कट ऑफ, सो इट इज नॉट यूज्ड और इट इज सेल्डम यूज्ड। और जो सैचुरेशन रीजन है वो रीजन है जिसमें कि VCB बढ़ाने से करंट एकदम से ऐसी बढ़ रही है, दैट इज द सिंपल ओमिक रीजन, तो उसमें कोई खास नई बात उसमें नहीं मिल के आ रही है। लेकिन ये जो तीसरा रीजन है एक्टिव रीजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि इसमें हमारी जो आउटपुट करंट है वो आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही बल्कि इनपुट करंट पे डिपेंड कर रही है। मतलब इस एक्टिव रीजन में input current is controlling the output current, and that's why we call the transistors are current control devices. They are the current operated devices. Now there is one important factor, dear viewers, and that is called current amplification factor. Now what is that? Current amplification factor is the change in output current versus change in input current. So as I told you, the transistor equation is I is equal to IC plus IB. तो अगर हम उसको change के form में लिखें, so a small change in emitter current is del IE is equal to del IB plus del IC. तो current amplification factor क्या हो जाएगा? Change in output current upon change in input current, that means alpha is equal to del IC upon del IE, क्योंकि आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर करंट, और इनपुट करंट क्या है हमारी? एमीटर करंट। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को अल्फा से शो किया जाता है। एंड यू कैन सी कि IE is equal to IB plus IC, मतलब IE is the largest current। तो चूंकि चेंज इन IC इज स्मॉलर देन चेंज इन IE, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, एंड दैट वेरीज बिटवीन 0.9 to 0.995. Similarly, we can see the circuit and output characteristic of common emitter configuration. Dear viewers, you can see, as I have told you in case of common base, here again we have made the emitter common. So you can see सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिख रहा है। वही बेसिक्स हैं जो हमने कॉमन बेस में यूज किए, लेकिन केवल यहाँ पे एमीटर को हमने कॉमन किया। एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को भी अगर आप ध्यान से देखें तो हमको लगभग वही नेचर दिखाई देगा जो पहले था, कि देर आर 3 रीजन्स, वन इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज नहीं किया जाता है, other is saturation region जो बड़ा important नहीं because that is simply obeying the Ohm's law, but the active region is most important because it gives you that the output current is being controlled by the input current। और
यहाँ पे जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, एंड you know current amplification factor is change in output current upon change in input current. Common emitter के केस में output current is IC, so the change in output current is del IC upon del IB, because base is the at the input. Okay, and here you can see that कलेक्टर सबसे चौड़ा होता है, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, एंड बेस सबसे कम है तो इसकी जो करंट है वो भी कम होगी. सो बीटा इज इक्वल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई बी. आई सी का मान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो बीटा का मान होता है वो लगभग 50 से 200 के बीच में वेरी करता है. मींस देयर इज अ वेरी गुड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर वी आर फाइंडिंग हियर इन द current in the common emitter configuration. Well, if we look at the common collector configuration, dear viewers, then you can see the circuit diagram is there on the screen. You can easily make out कि हमने क्या किया है. हमने जो collector है उसको common किया है, and input is at base and output is at the emitter terminal. ग्राफ का nature वही है, cut off region, saturation region, active region. कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा current amplification factor, it is represented by gamma, and gamma here you can see as per the definition is del IE upon del IB. Okay, and as we know that emitter current is the largest current and base current is the smallest current, so you are taking a ratio of the largest current upon the smallest current. That means this ratio would be highest, and that's why gamma is highest. Current amplification factor of common collector configuration is highest. Okay, and that actually comes out to be 1 plus beta. Gamma is equal to 1 plus beta. That we'll see in the next screen, dear viewers. We try to find out the interrelationships of alpha, beta and gamma, then we can simply take the transistor equation. I is equal to IC plus IB, and if we divide both sides by del IB, then you can see we'll get gamma is equal to 1 plus beta. Dividing both sides by del IC, we get alpha is equal to beta upon 1 plus beta. So these particular relationships are there which actually interrelate alpha, beta and gamma. Now let us talk about the applications of BJTs. What are the different uses of BJTs? So आप ये याद रखिए कि BJT का सबसे बड़ा application अगर कोई है तो वो दो हैं. BJTs are used as amplifiers to amplify the weak signal into a strong signal, or they are used as switches. So you can see on the screen that these जैसे amplifier तो दिख रहा है कि इनपुट में वीक सिग्नल है जो कि हमको आउटपुट में स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा, और स्विच में क्या होता है कि इनपुट से हम आउटपुट को ऑन ऑफ कर सकते हैं. तो यू कैन सी हियर ऑन दी. If we look at some more applications of transistors, then transistors are used as they can be used as microprocessors जो कि कंप्यूटर की जान होती है, operational amplifiers, oscillators, memories, signal generators, UPS and many more. अगर हमको इस टॉपिक के बारे में कुछ और आगे पढ़ना है, so dear viewers, we can refer to these books. You can see they are mentioned on the screen by Ellen Motorshed and by Boylsted, Electronic Devices and Circuits by J.B. Gupta. There are some video resources also available. दो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं स्क्रीन पे जो आप YouTube पे जाके देख सकते हैं. एंड कुछ टेक्स्ट लिंक्स भी हैं, वेबसाइट की लिंक्स भी हैं HTML में, तो दे आर शोन देयर ऑन द स्क्रीन, डियर व्यूअर्स. वेल, नाउ वी ट्राई टू डू सर्टेन क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे विच आर कॉल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. जो हमने कंसेप्ट अभी पढ़े हैं पिछली स्लाइड्स में, उन्हीं को लेके अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, which of the following charge carriers are available in BJT? Holes, electrons, protons or electrons and holes? Now try to think over it. पिछली स्लाइड्स में कभी हमने इस बारे में हिंट दिया था आपको. There are two types of charge carriers, holes and electrons. तो उसमें से कौन से अवेलेबल हैं BJT में? There is second question, dear viewers.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एनपीएन बीजेटी। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी में है वो कौन से होते हैं? आर दे होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, protons, or both electrons and holes? And the third question, which of the following terminals of BJT is thinnest of all? जो सबसे पतला होता है टर्मिनल, बेस, एमीटर, कलेक्टर या electrons and holes? Okay, so that is about it. So now 3 questions are there on the screen. Now try to find out their answers. Any guesses? पहला question. Now look at the answer. I told you at the beginning that transistors में दोनों charge carriers होते हैं. That's why we call them bipolar devices. Second question, which are the minority charge carriers in NPN? Because it is NPN, तो majority N type की मतलब कि electrons की होगी तो minority holes की होगी. Third question, BJT में कौन सा टर्मिनल जो है वो सबसे थिन होता है? That is base. आपको कई बार मैंने बताया कि base सबसे पतला होता है. चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं. Now let us take one question. A BJT operates in how many regions? मतलब how many regions, number of regions कितने होते हैं BJT में? सोचिए, अभी अपन ने चर्चा की है पिछले स्लाइड्स में. चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं. Which of the following regions is linear in all the regions of BJT? रीजन्स को याद कीजिए, उनमें से कौन सा रीजन ऐसा है जो लीनियर है? ओके, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन या इनमें से कोई नहीं. फिर चलिए अगला क्वेश्चन. बीजेटी हैज ब्लैंक इनपुट इंपीडेंस एंड ब्लैंक आउटपुट इंपीडेंस. ऑप्शंस क्या है? लो, पहला फिल इन द ब्लैंक भी लो, दूसरा भी लो, देन लो, हाई, हाई, लो, हाई, हाई. ओके, चलिए आपके पास क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर इज current control device, voltage control device. These are the options. अब चलिए इनके हम जवाब देखते हैं. तो आपको मैंने बताया था कि बीजेटी ऑपरेट्स इन 3 नंबर ऑफ रीजन्स, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन. ओके, इनमें से जो लीनियर रीजन है वो कौन सा होता है? तो आपने देखा था कि जो बीच वाला मतलब जो एक्टिव रीजन है वो लीनियर होता है. बीजेटी में मैंने आपको बताया था कि इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रखी जाती है, इसलिए इट इज ऑलवेज हैविंग लो इंपीडेंस, और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस में रखी जाती तो उसका इंपीडेंस हाई होगा. एंड ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस. सो दैट इज अबाउट दोस 3 क्वेश्चंस. चलिए अब फिर आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं. द करंट गेन इज 100 and the collector current is 10 milliampere in the common emitter transistor circuit. Now calculate the base current. Try to find out. Well, other question is, base of the bipolar junction transistor is wider than emitter, wider than collector, narrower than emitter and collector, wider than emitter but smaller than collector. जरा याद करने की कोशिश कीजिए. एंड 10वां और आखिरी प्रश्न है कि which of the following BJT can be used as a switch? मतलब हम कौन से बीजेटी को स्विच के रूप में यूज कर सकते हैं? एनपीएन वाले को या पीएनपी वाले को, या दोनों, या फिर इनमें से किसी को नहीं? देखिए इसके जवाब देखते. पहला क्वेश्चन सिंपल है. कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट में बीटा इज इक्वल टू डेल आईसी अपॉन डेल आईबी आपको दिया हुआ है. एंड आपको डेल आईसी दिया है, आपको बीटा दिया है, तो आपको आईबी निकालना है. तो दैट यू कैन फाइंड आउट, दैट विल बी 100 माइक्रो एम्पियर. और आपको पता है कि बेस जो है वो तो दोनों से पतला होता है, मतलब एमीटर से भी और कलेक्टर से भी. और दोनों तरह के ट्रांजिस्टर, पीएनपी एनपीएन कोई भी हो, दोनों तरह के ट्रांजिस्टर्स आपके स्विच के रूप में यूज किए जा सकते हैं. आई होप you like the initiative of Gyan Megh. Thank you so much. Jai Hind.